गुड मॉर्निंग भाई। तो आज हम लोग बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी वंश, चंदेल वंश और परमार वंश की। सबसे पहले देखिए इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। एक तो होते हैं इनके फाउंडर या संस्थापक। तो आपको सबके संस्थापक सबसे पहले पता होनी चाहिए कि किस वंश का संस्थापक या फाउंडर कौन है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बताएं जरा, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नाग भट्ट प्रथम या हरिश्चंद्र? ठीक। लेकिन आपको एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो हरिश्चंद्र हैं बेसिकली संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में हम किन्हें देखते हैं? नागभट्ट प्रथम को देखते हैं। तो एक तो ये, अच्छा एमपी में ये क्वेश्चन आएगा ना तो सीधा आपको आंसर नागभट्ट ही करना है। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम जो है इसके संस्थापक हैं वास्तविक। इसके बाद हम कलचुरी वंश की स्थापना की बात करें तो पहले तो ये बताइए कि कलचुरी डायनेस्टी जो है, हमारा एरिया कौन सा है कलचुरी वंश का? कलचुरी वंश कहाँ शासन करते थे? त्रिपुरी। ठीक है, इनकी अलग अलग शाखाएं भी थी, बट हम एक नॉर्मली अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो कलचुरी डायनेस्टी है वो त्रिपुरी की है। और कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल है। कौन है? कोकल। तो कलचुरी के जो फाउंडर हैं वो कोकल। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर तीसरे वंश की हम जब बात करते हैं, चंदेल। तो चंदेल वंश जो है वो कहाँ? तो चंदेल जो है बुंदेलखंड। ठीक है, और ज्यादा देखें तो हम कौन सा एरिया है? जेजाक भुक्ति। अब ये जेजाक भुक्ति क्या? तो जेजा नामक शासक के कारण इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति कहते हैं। तो बुंदेलखंड का जो भाग है, बुंदेलखंड जो है वर्तमान का, वही जेजाक भुक्ति है। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन? नन्नुक। ठीक है, तो चंदेल के जो फाउंडर हैं वो नन्नुक हैं। ठीक है, फिर इसके बाद परमार वंश। तो परमार वंश के जो संस्थापक हैं वो उपेंद्र कृष्णराज। परमार वंश के संस्थापक या फाउंडर कौन है? तो परमार वंश के उपेंद्र कृष्णराज हैं। चंदेल के कौन थे? नन्नुक थे। गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, एज सच हरिश्चंद्र, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो नागभट्ट प्रथम। ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छे से। और कलचुरी वंश के संस्थापक जो हैं वो कोकल्य हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, और बेटा अगर प्रतिहार अकेला भी लिखा हो तो भी ये हैं पूरे, मतलब पूरा नाम इनका गुर्जर प्रतिहार ही है। लेकिन कभी आपसे जैसे प्रतिहार वंश की बात की जाए तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिहार मतलब वही गुर्जर प्रतिहार की ही बात की जा रही है, ना कि कोई और। अच्छा, प्रतिहार कब परमार में कन्वर्ट हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो थोड़ा सा दिमाग को क्लियर रखना कि गुर्जर प्रतिहार हैं और राजा भोज जो हैं, ठीक है, तो राजा भोज जो हैं वो परमार हैं और ये गुर्जर प्रतिहार हैं। ये मिक्स नहीं है एक दूसरे से, बिल्कुल अलग वंश हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश को अगर आप थोड़ा सा समझें तो देखिए क्या है कहानी। कन्नौज तो सुना ही होगा आप लोगों ने, सुना है? कन्नौज जो है वो क्या है? क्या है कन्नौज? रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी कन्नौज की, व्यापारिक मार्ग पर स्थित था ये। ठीक है, ट्रेड मार्ग पर था। इसके अलावा इसकी लोकेशन ऐसी थी कि आप उससे बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको लेकर तीन जो राजवंश थे, क्या? तीन, एक पाल, एक प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार, और एक राष्ट्रकूट। ठीक है, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों में कन्नौज पर कब्जा करने को लेकर या कन्नौज को ऑक्युपाई करने को लेकर इन तीनों में संघर्ष था। अब तीन पार्टियां हैं, एक पाल, एक प्रतिहार, एक राष्ट्रकूट। तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है त्रिपक्षीय
ठीक है, संघर्ष यानी कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो ये क्या कहलाता है? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहलाता है ये बेटा। ठीक, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंडियन हिस्ट्री में, एमपी हिस्ट्री में, जिसमें भी कहें, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का कारण क्या था? कन्नौज को ऑक्युपाई करना। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन थे? तो पाल। ठीक है, पाल वंश के जो संस्थापक हैं, तो पाल किसने? ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, कृष्ण भगवान से कोई तुलना नहीं है, बस हम याद करने के लिए कह रहे हैं। भगवान जी को गैया बहुत पसंद थी, तो गोपाल, पाल को किसने पाला? गोपाल ने। गुर्जर प्रतिहार वास्तविक रूप से नागभट्ट प्रथम और नॉर्मली हम हरिश्चंद्र को मानते हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए हरिश्चंद्र हो ही ना, तो भी आपको आंसर नागभट्ट प्रथम ही करना है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। तो ये थे दंती दुर्ग, ये थे नागभट्ट फर्स्ट, और यहाँ थे गोपाल। तो देखिए अभी हमने 6 वंश के संस्थापक आपको बताए, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करिए। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र, वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर नागभट्ट प्रथम, और बहुत सारे अभिलेख हैं चूंकि संस्थापक भी मानते हैं, तो आप नागभट्ट प्रथम को भी बता सकते हैं। ठीक है, अब नागभट्ट प्रथम हो गए, इसके अलावा पाल गोपाल, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। इसी वंश में बेटा एक महत्वपूर्ण शासक आएंगे, धर्मपाल। कौन से शासक आएंगे? धर्मपाल। और धर्मपाल को आपको जोड़ना है किस विश्वविद्यालय से? बताइए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से। एक सेकंड। तो इस वंश के एक शासक कौन? ये तो फाउंडर है। धर्मपाल की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो ये जो धर्मपाल हैं, इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी? तो इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा पेटेंट क्वेश्चंस में से एक है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रतिहार तो यहाँ नागभट्ट प्रथम है, और राष्ट्रकूट शासकों में है दंती दुर्ग। ये तो संस्थापक हो जाते हैं। यहाँ पर एक शासक है कृष्ण प्रथम। कौन? ये भी आपके एग्जाम के काम के बहुत इंपॉर्टेंट है, बता सकता है कोई? बहुत बढ़िया। तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर या एलोरा का शिव मंदिर? ठीक है, तो एलोरा कैलाशनाथ टेम्पल, तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या एलोरा का कौन सा मंदिर बेटा? कैलाशनाथ या कैलाश मंदिर या शिव मंदिर, ये जो कैलाशनाथ मंदिर है ये कृष्ण प्रथम। अच्छा, यहाँ ऑप्शन कृष्ण प्रथम और द्वितीय दोनों आते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट शासक हो जाएंगे। अब आप जानते हैं कि एलोरा में क्या है? अरे एलोरा की गुफाएं हैं, यहीं तो मंदिर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कृष्ण प्रथम है। अब इन तीनों में किसको लेके संघर्ष हो रहा है? कन्नौज को। तो गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो पाल डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी, तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इन तीनों के बीच में हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि प्रतिहार और परमार में कभी कभार एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन बन जाता है बच्चे को, और एकदम से वो मिक्स कर जाता है। तो परमार मध्य प्रदेश में है एक तो, और अच्छा क्वेश्चन आता है कि कन्नौज को लेकर किन में त्रिपक्षीय संघर्ष नहीं हुआ? तो परमार बिल्कुल नहीं है, परमार से संघर्ष का कोई लेना देना
नहीं है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो परमार को एक तरफ कर देना, आपको ये तीन याद रखने हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल्य, चंदेल वंश के संस्थापक कौन, नन्नुक, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज। अब थोड़ा सा मुझे आप बताओ कि जो परमार वंश था इसकी राजधानी हमने आपको बताई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि परमार क्या बताया था कि प्रारंभिक राजधानी, इनिशियल कैपिटल क्या थी, उज्जैन थी, ठीक है, और बाद में क्या थी, धार थी, किसकी, परमार की। और धार को ही क्या कहा जाता है, अरे भगवान, धारा नगरी। मांडू यहाँ नहीं, मांडू कहाँ है याद रखिए, अभी आप पहले हैं, मांडू बहुत बाद में आएगी ये कहानी मांडू की, क्योंकि मांडू की कहानी कब आनी है, ठीक है, बाज बहादुर यानी अकबर के समकालीन बात करेंगे आप, तो वो अलग पिक्चर है। तो ये जो धार है, धार या धारा नगरी जो है, ये किसकी राजधानी है, तो परमार वंश की राजधानी। तो प्रारंभिक राजधानी, अच्छा, उज्जैन और किन किन वंश की राजधानी थी, अच्छा, चंड प्रद्योत ने अपनी राजधानी अवंती को बनाया था, और सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी, बढ़िया, और सॉरी, हाँ, गर्दभेल वंश की, चलो ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड की भी थी, और सुंग वंश के जो आदि पूर्वज या एंसेस्टर थे, शकों की भी थी, शकों ने भी अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था। और कौन, अब कौन आएंगे, तो ये जो भाई साहब आएंगे, कहाँ चले गए, ये भी अपनी राजधानी जो है वो उज्जैन को बनाएंगे। मतलब आप ऐसे समझ लो कि उज्जैन हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा है, आज भी, क्यों, ठीक है। तो आज जो मतलब बोलते हैं ना, इतिहास के परिवर्तित स्वरूप को आज का जो राजनीतिक स्वरूप हम देखते हैं, तो कौन है, बोलो जल्दी से, उज्जैन में कौन है, ठीक है, तो श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। तो मतलब आपको ये समझ में आया कि उज्जैन जो है वो हमेशा से, ठीक है, सेंटर ऑफ पावर के रूप में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रहा। मतलब सोचो ना, अवंती, अशोक गवर्नर रहे हैं, अशोक के समय कौन गवर्नर रहा है, कुणाल गवर्नर रहे हैं, तो अशोक गवर्नर रहे अवंती के, अशोक के समय कुणाल गवर्नर रहे अवंती के। अवंती मध्य प्रदेश में 2 महाजनपदों में, उस समय के 16 महाजनपदों में शामिल थी, ठीक है, याद है ना आपको। और उज्जैन की हम बात करें तो देखिए, उज्जैन प्रारंभिक राजधानी सिंधिया वंश की, परमार वंश की, ठीक है, दो। इसके अलावा चंड प्रद्योत की राजधानी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी थी, गर्दभिल्ल वंश के विक्रमादित्य की राजधानी थी, ठीक है, समझ में आ रही, शकों की राजधानी थी। और इसके अलावा अब नागभट्ट प्रथम इसको राजधानी बनाएंगे। तो इतने सारी जगह आपको क्या दिखाई देगा कि उज्जैन जो है वो राजधानी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अभी हमने आपको 6 वंश और उनके संस्थापक बताए, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र, वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम, कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल्य, ठीक है, कलचुरी वंश यानी त्रिपुरी वाला महत्वपूर्ण है। चंदेल वंश, चंदेल वंश बुंदेलखंड यानी जेजाक भुक्ति, और चंदेल वंश के फाउंडर नन्नुक, ठीक है। परमार वंश उपेंद्र कृष्णराज, और ये वही परमार वंश है जिनकी आरंभिक राजधानी उज्जैन और बाद में धार यानी कि धारा नगरी थी। और इसी वंश से संबंधित हैं राजा भोज, ठीक है। तो राजा भोज को याद रखिएगा, किनको, राजा भोज। राजा भोज किस वंश से, तो राजा परमार वंश से संबंधित हैं। और इनका त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल आपको दिख रहा है ना, ये पक्का नीचे वाला भी दिख रहा है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है सभी को कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल है, ये बेसिकली किसको लेके, तो कन्नौज
को लेके है। और कन्नौज आज किसके लिए फेमस है? परफ्यूम या इत्र के लिए। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, महत्ता जब शहरों की होती है तो हमेशा से आप देखो कि उज्जैन, ऐसा कभी नहीं रहा कि उज्जैन महत्वपूर्ण नहीं रहा हो। कभी भी आप जब देखना चाहो, शिक्षा का केंद्र था, ट्रेड सेंटर व्यापारिक मार्ग पर था, सत्ता का केंद्र तो हमने बता ही दिया, इतनी राजधानियां रही हैं इतने राजवंशों की। ऐसे ही कन्नौज को लेके भी बहुत महत्ता है, और असीरगढ़ भी अपने आप में महत्ता रखता है। ठीक है, आप मतलब कई लोगों को लगता होगा कि कश्मीर को लेके हम हाय तौबा क्यों मचाते हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि इतने सैनिक, इतनी सत्ता, इतनी समस्याएं बनी रही, क्यों ना पाकिस्तान को दे दें। किसी का मन में आया ये ख्याल? नहीं आया। अब नहीं, बचपन में नहीं आया। अच्छा, बचपन में तो सोचते ही नहीं थे अपन। ठीक है, मैं सोचता था 8 9 10 क्लास तक में, जब क्योंकि हमले बहुत होते थे, आए दिन होता रहता था, तो मैं सोचता था यार दे दो ना यार, इतना क्या कश्मीर में है। लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, चीजें देखते हो, तो समझ में आता है यार दे कैसे दें। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कहाँ बैठेगा ये, हमारे सिर पे आके बैठ जाएगा पाकिस्तान, और दे देंगे तो फिर क्या। अच्छा, सेम चीज अरुणाचल की है। कितना ही झगड़ा फसाद हो जाए, दारू पार्टी करके चले जाएं चीन के सैनिक, लेकिन देंगे नहीं अरुणाचल को हम। वो वाली बात है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको दिया नहीं जा सकता। मतलब बहुत बुरी स्थिति में ही आप दोगे। तो बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा भारत चीन युद्ध में ले लिया था बाकी इसने, चाइना ने। तो याद रखिएगा, ऐसे ही कन्नौज की महत्ता है। तो कन्नौज को लेकर जो 3 पावर्स में स्ट्रगल होता है उसे बोलते हैं हम ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। और वो कौन कौन पावर थी? पाल वंश, ठीक है, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इस वंश के एक महत्वपूर्ण शासक धर्मपाल, जिनने किसकी स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ऐसी प्रतिहार वंश के संस्थापक ऐसे तो हरिश्चंद्र, लेकिन वास्तविक रूप से नागभट्ट प्रथम। ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक या फाउंडर दंती दुर्ग। और इस वंश में जो एक शासक हैं कृष्ण प्रथम, इन्होंने स्थापना की थी किसकी? एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर या एलोरा का शिव मंदिर। बहुत बार कृष्ण प्रथम और कृष्ण सेकंड दोनों ऑप्शन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कृष्ण फर्स्ट, ना कि सेकंड। ठीक है। और एलोरा का शिव मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से। ठीक है, ये ठीक वैसी कहानी है जैसे चंदेल वंश के शासकों से क्या संबंधित है? खजुराहो के मंदिर जो हैं वो चंदेल वंश से संबंधित हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है बहुत बहुत अच्छे तरीके से। अभी हम सीधे क्वेश्चंस पे आए हैं, जिससे कि सीधी चीजें आपको पता हो। डायनेस्टीज पढ़ते पढ़ते कई बार क्या होता है, जो सीधे क्वेश्चन होते हैं वो गुम हो जाते हैं और बाकी चीजें हम याद कर ले जाते हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब जैसे हमने आपसे क्या कहा था कि परमार वंश में महत्वपूर्ण कौन है? राजा भोज। राजा भोज की तरह ही इनके चाचा। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक है बागपति मुंज, क्या नाम है इनका? मुंज, मुंजराज भी कहते हैं बेटा इन्हें। और बागपति मुंज के बाद कौन शासक बने, बताएगा कोई? सिंधुराज। बहुत बढ़िया। अभी बस आप समझने फोकस करिए, सब है आपके नोट्स में, बस थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिए। हाँ, अगर आप समझते हुए लिख सकते हैं तो फिर आपकी चॉइस है, हमें कोई समस्या नहीं। सिंधुराज के बाद कौन शासक बनेंगे? राजा भोज। तो ये 3 आपको क्रम में भी याद रखने हैं। कौन? बागपति मुंज, आप लोगों ने शायद हो सकता है किसी ने सुना हो, इन्हीं को हम बेटा मुंजराज कहते हैं। मुंज सेकंड भी कहते हैं हम इन्हें। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका एक टाइटल था पृथ्वी बल्लभ। क्या नाम था इनका? उपाधि थी बेसिकली किसकी? किसी ने सीरियल देखा? अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर बिफोर ये नाटक आता था सोनी टीवी पे, पृथ्वी बल्लभ। और बहुत थी इसकी टीआरपी। अच्छा, वो एक अलग बात है कि लोगों को समझ में नहीं आता था। जैसे पीएस, पिक्चर पीएस देखी है आपने? कौन सी? PS1 और सेकंड, क्या नाम है फिल्म का? हाँ। तो ये जो PS1 और PS2, अच्छा 1 तो लोगों को समझ ही नहीं आई क्या हो गया, फिर लोग तो 2 देखने ही नहीं गए। किसने नहीं, अच्छा किसी ने देखी 1 और 2 दोनों? दोनों देखी पक्का? समझ में नहीं आई। सेकंड बार देखो, चलो एक बार और देखना जाके न्यू ईयर पे, ठीक है। तो ये
ये जो है ना पृथ्वी वल्लभ, आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी वल्लभ इनका टाइटल था बागपति मुंज का। ये विद्वान भी थे, ठीक है, शक्तिशाली भी थे, ठीक है, और इन्होंने तेलप शासक को 6 बार हराया, एक बार नहीं। इनके जो भाई थे वो थे सिंधुराज, और सिंधुराज के बेटे थे राजा भोज। लेकिन राजा भोज जो थे, एक टाइटल क्या था इनका, याद आ रहा है? कविराज हमने किन किन का टाइटल बताया था? समुद्रगुप्त और राजा भोज। इसके अलावा एक किसी की रचना थी कविराज मार्ग अमोघ वर्ष। तो ये जो राजा भोज जो कविराज का टाइटल लिए हैं, ये अपने चाचा बागपति मुंज से पूरे तरीके से ना सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में, इवन कला साहित्य इनके क्षेत्र में पूरे तरीके से प्रभावित थे राजा भोज। इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये किस वंश के हैं? परमार वंश के हैं, ठीक है। और राजा भोज की राजधानी तो धार, राजा भोज की नहीं है उज्जैन, ध्यान रखिएगा। इनकी प्रारंभिक राजधानी परमार वंश की है उज्जैन। राजा भोज की राजधानी तो क्या है इनकी कैपिटल? धारा नगरी या धार है। कौन सी नगरी? धारा नगरी या धार है। अभी हमने बीच में आपको डिस्कशन किया था तो कुछ कुछ चीजें बताई थी कि इन्होंने कुछ कुछ मंदिरों का निर्माण कराया है। चलो बताते जाओ। कौन सा? भोजपुर का शिव मंदिर, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? कहाँ का? हाँ, अरे अच्छा, पहले भोजपुर गए? न्यू ईयर पे घूम आना, भगवान जी के दर्शन दर्शन करना कि 26 में भगवान बस अब सिलेक्शन दे दो और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मात्र सिलेक्शन दे दो, हैं? तो भोजपुर का शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? भोज। तो राजा भोज, हम जिस भोपाल में बैठे हैं, भोपाल शहर के संस्थापक राजा भोज थे। इवन आपका जो भोजताल बड़ा तालाब जो है आपका, इसका निर्माण या भोजसर जैसे कहते हैं, वो भी किसने करवाया? राजा भोज ने करवाया। इसके अलावा हमने आपको बताया था धार में एक मंदिर है, ठीक है, जिस पर अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रही है, क्योंकि ये जो भोजशाला मस्जिद है, तो ये कहा जा रहा है कि पूर्व में ये मंदिर था औरंगजेब के पहले, और इसी को तोड़कर मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया। ये कैसा विवाद है? ऐसा एक विवाद कौन सी मस्जिद को लेके आया था? कौन सी? बाबरी मस्जिद में पूछ जाते हो यार आप लोग घूम फिर के, मतलब बाबरी मस्जिद के अलावा और अभी बोल रहे हैं अभी कुछ साल पहले की। ज्ञान वापी कहाँ की? ज्ञान वापी कहाँ की थी? नहीं, मथुरा में नहीं थी। लाइव में कोई बताएगा ज्ञान वापी मस्जिद को लेके जो चला था? वाराणसी, बिल्कुल। चलो ठीक है। तो बनारस या वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद को लेके था। देखो मुद्दा ये नहीं कि आप किसको क्या साबित करना चाह रहे हो, चूंकि जिन पर करंट अफेयर में बहुत चर्चा चलती है उन पर क्वेश्चन बहुत आता है, तो मैं जो कह रहा हूँ आपको क्या बताना है, धार जो है ना, तो धार में कौन सा मंदिर? भोजशाला। इसे मंदिर बोले, इसे मस्जिद बोले, आप वो धर्म पे मत जाइए, आप अपने क्वेश्चन पे ही रहिएगा बस, कि भोजशाला मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो भोजशाला मंदिर है, इसमें किसकी है? तो बाग देवी सरस्वती, ठीक है। तो ये तक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित है, तो बाग देवी सरस्वती माता की मूर्ति स्थापित है। मजेदार बात ये है बेटा, ये जो पूरा परिसर है, इस परिसर में जो भोजशाला परिसर है, एक तरफ दरगाह है, एक तरफ मंदिर है, रास्ता कॉमन है, और आपको पता है कि जब भी मस्जिद है तो मस्जिद में क्या होगा? निश्चित रूप से नमाज होगी शुक्रवार की, जो कि बड़ी महत्ता रखती है जुमा की नमाज। उसी समय मध्य प्रदेश में क्या हुआ था कि एक बार सरस्वती माता के नाम पर हम कौन सी पूजा करते हैं? बसंत पंचमी, ठीक है। तो अब बसंत पंचमी का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। बसंत पंचमी पे सरस्वती माता की पूजा की जाती है, ज्ञान की देवी। उसी दिन क्या पड़ गया? फ्राइडे पड़ा था।
अब दोनों धार्मिक संगठन ये कह रहे थे कि हिंदू धार्मिक संगठन क्या कह रहे थे, पहले हम पूजा करेंगे, सरस्वती पूजा करेंगे। भाई हर शुक्रवार आप नमाज पढ़ते हो, पहले हम पूजा करेंगे इस बार, ठीक। वो कह रहे थे नहीं, ये तो हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण है, जब हम हर शुक्रवार करते हैं तो हम इस शुक्रवार को भी करेंगे और पहले हम करेंगे। अब इस बात को लेके काफी डिस्प्यूट हुआ और बहुत ज्यादा, फिर वही होता है ना, एक तरफ मौलाना जी आ गए, पूरे देश के लोग इकट्ठा हो गए, बड़े बड़े जो लोग थे। दूसरी तरफ कौन, श्री श्री महाराज, वही अखंडानंद महाराज और सारे महाराज, क्योंकि देखो सबको अपनी अपनी सत्ता प्यारी है, ध्यान रखिएगा ये बात। अब बात विवाद तक हो गई। फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अधिकारी का काम आता है, तो उस समय शिवराज सिंह चौहान को लगा कि अब दंगे तय हैं। और क्योंकि दंगे ऐसे ही होते हैं, आपको पता है कम्युनल राइट्स का एक ही मात्र आधार है क्या, सांप्रदायिक दंगे जब भी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर होते हैं और कोई कारण नहीं है। अच्छा, और हमेशा याद रखना कि जब भी आप अधिकारी बन जाए, धर्म से पंगा मत लेना। आप बाकी किसी को कुछ भी कर दो अधिकारी के रूप में, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रिलीजियस मैटर में आप फंस गए तो दिक्कत है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, अनुराधा शंकर डीआईजी थी, ठीक है, और एक थे श्रीवास्तव जी, जो कि आईएएस थे, उस समय के सीनियर मोस्ट आईएएस थे वर्तमान में। पहले आप मुझे बताओ कि निर्वाचन आयुक्त कौन है मध्य प्रदेश के, ऐसे पूछेंगे आप। वेरी गुड, गुड जॉब। ठीक है, तो श्री मनोज श्रीवास्तव जी, मतलब जितनी कम हाइट है ना, उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज है। तो इन दोनों ही लोगों के कारण, कौन, मनोज श्रीवास्तव जी जो मध्य प्रदेश के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं, और एक है अनुराधा शंकर जो डीआईजी थी, इनकी प्रशासनिक कार्य कुशलता, जिसको बोलते हैं ना, पुलिस और प्रशासन ने जो काम किया था, इन्हें क्या किया, मौलाना साहब को बढ़िया घुमाया कार में बिठा के, इधर दूसरी तरफ जो भी पीठास होता है ना, मठाधीश, श्री श्री, ये सब इन लोगों को बिठाया, इंदौर इंदौर घुमाया और घुमा के बढ़िया क्या किया, अब काम शुरू होता है प्रशासन का। तो एक तरफ क्या हुआ था कि पुलिस प्रशासन, पुलिस में जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के थे उन्हें बढ़िया टोपी ओपी लगा के नमाज पढ़वा दी। दूसरी तरफ जो हिंदू संप्रदाय के लोग थे उनसे क्या करवा दिया, सरस्वती पूजा करवा दी और बढ़िया से वीडियोग्राफी करा के रिलीज कर दिया शांतिपूर्ण तरीके से जुमा की नमाज। और क्या कर दिया गया, मकर संक्रांति नहीं, सॉरी, बसंत पंचमी को मना दिया गया। कुछ नहीं, शाम तक बोल दिया और सबको बोल दिया था शिवराज सिंह चौहान जी ने कि कोई राजनीतिक नेता, एक दो नेता आने की कोशिश की तो उन्हें भी बिठा के मॉल मॉल घुमाया इंदौर ले जाके, सारा काम हो गया, बस खत्म। जबकि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि अगर थोड़ा भी यहाँ पे प्रशासनिक सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, 100% दंगे थे। और बहुत आराम से होते हैं दंगे, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि क्या हो जाती हैं चीजें। ये केस स्टडी में कभी भी आ सकता है आपके, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या है ये, तो पुलिस और प्रशासन के मध्य जो एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन था और राजनीतिक इंटरफेरेंस को नहीं होने दिया गया, उसके कारण ये मंदिर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब फिर से ये चर्चा में रहा क्या, कि जो भोजशाला मस्जिद है उसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि मूर्तियां हैं, और ये भी ज्ञानवापी की तरह मंदिर हुआ करता था। तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और माननीय हाई कोर्ट और इन सब के ऊपर है अब ये डिसीजन, तो हम उस पर अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि कहाँ है, धार, भोजशाला मंदिर की बात कर रहे हैं हम, धार की ज्ञान वापी मस्जिद है वाराणसी में, ये मध्य प्रदेश का है, इसीलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भोजशाला मंदिर और बाग देवी सरस्वती की प्रतिमा धार में। देखो भोजसर मंदिर, भोजपुर, भोजसर नहीं सॉरी, भोजपुर मंदिर रायसेन आपका, कौन सी मस्जिद है, कौन सी मंदिर, भोजशाला मंदिर धार। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था त्रिभुवन नारायण मंदिर, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ था, चित्तौड़। ये सब किसने बनवाए हैं, राजा भोज ने बनवाए हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इनकी हम रचनाओं पे भी आगे चल के बात करेंगे। तो राजा भोज की जैसे सम्रांगण सूत्रधार, ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार जो है वो किस पर, क्या है इसकी विशेषता इस पुस्तक की, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजा भोज की कौन सी बुक है जिसमें आर्किटेक्चर, ठीक है, वास्तुकला, वास्तुशास्त्र, इन पर बात की गई है, तो वो थी सम्रांगण सूत्रधार पर।
इसके अलावा सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह। ठीक है, तो ये किसकी रचनाएं हैं? राजा भोज की रचनाएं हैं। इन पर हम लोग बात करेंगे, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपना क्वेश्चन, फिर से सुन लीजिएगा। परमार वंश के शासक थे राजा भोज। परमार वंश की स्थापना किसने की? उपेंद्र ऑब्लिक करके कृष्णराज, या पूरा नाम उपेंद्र कृष्णराज, जो भी समझे आपको आंसर यही करना है। तो उपेंद्र कृष्णराज ने इस वंश की स्थापना की। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी या इनिशियल कैपिटल उज्जैन हुआ करती थी। बाद में ये धार, धार को ही धारा नगरी कहा जाता था। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में बागपति मुंज आते थे। ठीक है, बागपति मुंज का टाइटल या उपाधि पृथ्वी बल्लभ थी। ये राजा भोज के चाचा जी थे। आपसे पूछें कि राजा भोज किन से सर्वाधिक इन्फ्लुएंस या प्रेरित थे, तो इनके पिता से नहीं, बागपति मुंज से प्रभावित थे। ठीक है, इसके अलावा फिर सिंधुराज शासक बनते हैं। सिंधुराज उतने शक्तिशाली शासक नहीं थे, ठीक ठीक ही थे। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो राजा भोज हैं, और इन्होंने मतलब ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन की तरह अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो राजा भोज की बहुत सारी चीजें हैं। राजा भोज के दरबार में बहुत सारे विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, राजा भोज खुद विद्वान थे, इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं। इनके मंदिर आप याद रखिएगा, तो भोजपुर का शिव मंदिर, रायसेन, त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़, इसके अलावा भोजशाला मंदिर धार, ये राजा भोज से संबंधित हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए क्रक्स बताया जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बिल्कुल गड़बड़ ना करें। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बहुत ज्यादा शासकों से मतलब नहीं है। ऐसे ही आपको चंदेल में थोड़ा सा कुछ चीजें याद रखिए। अब बैक फ्लैश में जाइए। चंदेल वंश के शासकों ने कौन से मंदिर, खजुराहो के मंदिर कब बनवाए थे? 950 से 1050 एडी के बीच में। ठीक है, तो 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया है। और खजुराहो के मंदिरों को क्या बनाया गया था? 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश की पहली साइट है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, अब इस वंश के एक शासक थे जेजा। जेजा जहां पर शासन करते थे, ठीक है, वो क्षेत्र कहलाता था जेजाक भुक्ति। तो चंदेल वंश का शासन कहाँ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बुंदेलखंड, और उसी को कह सकते हैं जेजाक भुक्ति। इस वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। और इस वंश में जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं, उन महत्वपूर्ण शासकों में कौन? विद्याधर बहुत बाद में, यशो बर्मन। ठीक है, यशो वर्मा। तो यशो वर्मा कौन? ठीक है, जिन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था? विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर या लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, और यशो वर्मा के बाद कौन? धंगदेव। धंगदेव के बाद गंडदेव, और गंडदेव के बाद विद्याधर। भूल भाल गए? ठीक है, ये क्रम याद रखना क्योंकि पिता पुत्र पूछ लेते हैं। और यहां पर आपको यशो वर्मा या यशो वर्मन, इसके बाद कौन? धंगदेव। धंगदेव ने कहा जल समाधि ली थी? प्रयाग में। धंगदेव के बाद गंडदेव, और गंडदेव के बाद विद्याधर। और इस वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक, किस वंश के? चंदेल वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक, अंतिम शासक नहीं, शब्दों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वो परमार्दी देव या परिमल देव थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि परमार्दी देव या परिमल देव जो थे, हम किस वंश की बात कर रहे हैं? चंदेल। कौन थे फाउंडर? नन्नुक संस्थापक हैं। ठीक है, एक जेजा है, जेजा के नाम पर ही जेजाक भुक्ति है। ये कौन है? यशो वर्मा या यशो बर्मन। यशो बर्मन के बाद धंग, धंग के बाद गंड, गंड के बाद विद्याधर, और इसके बाद अंतिम महत्वपूर्ण
परमार्दी देव, इन्हीं का एक और नाम परिमल देव। ठीक है, तो इनको आपको बढ़िया से क्रम को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बीच में और भी शासक हैं, हम आपको और भी पढ़ाएंगे, बट अभी हम आपको जो मेन एग्जाम में आती हैं चीजें उन पे बात करें तो चंदेल, नन्नुक, और ये कौन सा क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये। ठीक है, और ये लोग कहाँ, तो खजुराहो से शासन करते थे। तो नन्नुक ने इस वंश की स्थापना की थी। चंद्रवंशी राजपूत कहलाते हैं ये बेटा, चंदेल वंश। जेजा के नाम पर ही इस क्षेत्र को क्या कहा गया, तो जेजाक वुक्ति, जेजाक वुक्ति कहा गया। यशोवर्मन, यशोवर्मन कौन सा मंदिर, चतुर्भुज या विष्णु मंदिर, तो चतुर्भुज मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। धंगदेव ने क्या किया, कहां पर जल समाधि ली थी, प्रयाग में जल समाधि ली थी। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्रयाग में जल समाधि लेने वाले कौन थे, धंगदेव थे। इसके बाद अगर हम देखें तो गंडदेव इनके बेटे हैं। इसके बाद विद्याधर, और विद्याधर के समय कौन सा महत्वपूर्ण काम, कंदरिया महादेव मंदिर। तो ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है, बेसिकली इसी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, और कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर भी है। अब जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, समझना आप, ये किसमें शामिल किया गया था, यही मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में। अब आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछ ले कि कंदरिया महादेव मंदिर की शैली कौन सी है, मंदिर निर्माण की स्टाइल या शैली कौन सी है, तो कौन सी शैली में होंगे भैया, एक मंदिर नहीं, चाहे कोई पूछ ले, कभी चतुर्भुज मंदिर पूछ ले तो कौन सी शैली। अब उत्तर भारत में स्थित है, और उत्तर भारत में कौन सी शैली है, नागर शैली है, तो नागर स्टाइल में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब जैसे आपसे अभी बहुत चर्चा में रहा, 1 साल पूरी हो गई है कौन से मंदिर को, अब 1 साल में अभी कौन सा सबसे चर्चित मंदिर है, राम मंदिर। इतना क्या सोच रहे हो यार, मतलब ठीक है, तो कहाँ, अयोध्या में राम मंदिर है। तो अब मुद्दा आता है कि भैया अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में है, तो अयोध्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कौन सी शैली होगी, नागर शैली होगी। मतलब देखो, आप बहुत सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा बेसिक अगर आपको अच्छे होंगे तो आंसर आप आराम से कर दो। अब चर्चा में रहा चूंकि राम मंदिर, ठीक है, कुछ नहीं होगा तो करेंट में पूछ लेंगे, मूर्तिकार कौन थे, कौन थे इसके मूर्तिकार, देखो आ जाती है ना बात, आर्किटेक्चर कौन है अयोध्या के राम मंदिर के। आप मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको देखो याद रखिए, आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता है, बट जो थोड़ी सी अवेयरनेस अपनी होती है, आप सोचो कि कितना चर्चा में रहा ये। ठीक है, और अभी अभी कुछ घटना हुई है जिसके कारण ये मंदिर फिर से चर्चा में है, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट, कुछ ऐसा है। 1 साल पूरी हो गई है यार इस मंदिर को, कि 2 साल हो गए, हैं 3 साल हो गए स्थापना से, हो गए 2 साल। अब आप लोग बताओगे कल मुझे, चलो वापस आओ, कैसे करते हो यार। तो नन्नुक संस्थापक हैं चंदेल वंश के, इनके शासक जेजाक के नाम पर जेजाक भुक्ति। यशोवर्मन जो है चतुर्भुज मंदिर के निर्माण करता है, या लक्ष्मण मंदिर या विष्णु मंदिर। ठीक है, धंगदेव ने प्रयाग में जल समाधि ली थी। फिर गंडदेव, फिर विद्याधर, कंदरिया महादेव वाले, और यही विद्याधर हैं जिनके समय किनका आक्रमण हुआ था, गजनबी का। और ये जो महमूद गजनबी है ना बेटा, कौन है, महमूद गजनबी, इसका सफल प्रतिरोध किया था। तो कुछ ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि महमूद गजनबी से कौन पराजित नहीं हुआ था, तो विद्याधर थे। ठीक है, तो ये इसके समकालीन भी हो जाते हैं। और अंतिम महत्वपूर्ण शासक के रूप में हम परमार्दी देव या परिमल देव को देखते हैं। अब परमार्दी देव या परिमल देव के समय बेटा क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ से आप, ठीक है, राजपूत काल के आगे भी बढ़ेंगे तो परमार्दी देव जो थे, या कौन सा नाम था इनका, परिमल
देव। तो इनके समय एक तो होगा पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण। किसका? पृथ्वीराज कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स? ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आक्रमण होगा किसके समय? ठीक है, तो 1182-83 में। तो 1182 में बेसिकली पृथ्वीराज चौहान इनके महोबा पे आक्रमण करेंगे। इनकी राजधानी थी महोबा, तो महोबा पे ये आक्रमण करेंगे और पृथ्वीराज चौहान किसको हरा देंगे? परमारजी देव को हरा देंगे। इसी युद्ध के दौरान अगर आपको पता हो तो आल्हा और उदल ने भाग लिया था, जिसमें इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो आल्हा उदल हैं, किनके सेनापति थे? परमारधी देव के सेनापति या कमांडर इन चीफ थे, जिन्हें पराजित कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान। और इन्हीं के ऊपर जो बुक लिखी जाती है वो कौन सी है? आल्हा खंड। तो एक बुक है आल्हा खंड, अब दूसरी इनके ऊपर बुक लिखी गई परिमल रासो। तो ये दोनों जो किताबें हैं आल्हा खंड और परिमल रासो, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? जगनिक के द्वारा लिखी गई हैं। ये फिर से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगनिक किसके दरबारी कवि थे? तो किसके कोर्ट पोइट हैं, दरबारी विद्वान है? परमारधी देव या परिमल देव के। और इसीलिए इन्होंने परिमल रासो एक बुक लिखी है, एक आल्हा खंड बुक लिखी है। किसने लिखी है आल्हा खंड? जगनिक ने लिखी है। किसके लिए? अपने शासक परमारधी देव या परिमल देव के लिए। अब इन्हीं परमारधी देव को बाद में ये कहाँ पहुंच जाते हैं? कलिंजर। ठीक है, तो कलिंजर में भी इन्हें हरा दिया जाता है। तो किसके द्वारा हरा दिया जाता है? बोलो जल्दी से। अब यहाँ पर कौन? 1202-3 में। तो अब कौन हराएगा इन्हें? ऐबक। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह बच जाएगी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनको परमारदी देव को फाइनली हरा देंगे और इसके बाद इस पूरे क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के आपको पता है 1206 में दिल्ली सल्तनत स्थापित हो जाएगी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमारदी देव को हरा दिया और इस तरीके से चंदेल वंश अब नाम मात्र के रूप में रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद के शासक जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो इनके इस बुंदेलखंड के पूरे जो क्षेत्र था उस पर धीरे से दिल्ली सल्तनत का शासन हो जाएगा और पूरे तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के समय ये पूरा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में मिल जाएगा। शुरुआत कौन करेंगे? ऐबक। इससे पहले कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब देखो कहानी को थोड़ा सा कनेक्ट करना, ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, इन्होंने 1182-83 में किसको पराजित कर दिया? अगर एक ही डेट आए तो 1182, और पूरा लगातार चला युद्ध तो 82-83। पृथ्वीराज चौहान ने परिमल देव को पराजित किया। इसके बाद इनका युद्ध किससे होगा? तो 1191 में तराइन फर्स्ट और 1192 में तराइन सेकंड। तो तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड करेंगे, पीआरसी लिख दे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान ने बेटा क्या किया? तराइन फर्स्ट में 1191 में तराइन फर्स्ट में ये किसको? तो गौरी को ये हरा देते हैं। कौन जीत जाएंगे? पृथ्वीराज चौहान। तराइन सेकंड में क्या होगा? गौरी जो है वो जीत जाता है और कौन हारते हैं? पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाएंगे। इसके बाद बेटा एक और युद्ध होगा 1194 का। कौन सा? 1194 कौन सा युद्ध है ये? बैटल ऑफ चंदावर। तो चंदावर का युद्ध होगा और इस चंदावर के युद्ध में जो गौरी है ना वो जीतेगा और जयचंद हार जाएंगे। और ये वही जयचंद हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। बेसिकली कहें तो पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी थे ये जयचंद, क्योंकि इनकी बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ था, जो कि इन्हें स्वीकार्य नहीं था। और इसी के चलते जयचंद ने किसका साथ दिया था? तराइन सेकंड में गौरी का साथ दिया था और गौरी ने इनके सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और फाइनली 1194 में, अब जब तुम गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, तो जयचंद को चंदा दिखा दिया किसने? गौरी ने। तो जयचंद को मार डाला और इस तरीके से
मोहम्मद गौरी जो था इसने इस पूरे क्षेत्र पे, अब देखो चौहान राजवंश को हरा दिया, तो कौन सा, अजमेर वाला क्षेत्र और दिल्ली वाला क्षेत्र जीत लिया। जयचंद को हराया तो ये कहाँ, कौन से शासक थे, कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक थे, तो गढ़वाल वंश के शासक थे तो इस क्षेत्र को हरा दिया। इससे पहले इसका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने बुंदेलखंड वाला ये कलिंजर अलिंजर सारा क्षेत्र जीत लिया, तो इस पे ये कब्जा हो गया था। और इसके बाद में जब गौरी की डेथ हो जाती है, कहानी समझ में आ रही है, जल्दी हो रही है थोड़ी सी, मैं धीरे कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझते जाइए। अब गौरी की, मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद में अब कौन शासक बनेगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनेगा। और 1206 में जाके ये बेटा किसकी स्थापना कर देगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देगा। और इस तरीके से आप देखोगे कि इस राजपूत वंश जो है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाते हैं। तो राजपूत काल एंड हो जाएगा, जिसे हम पूर्व मध्य काल या प्री मिडाइवल पीरियड भी कहते हैं। और यहां से 1206 से कौन सा पीरियड शुरू हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, मतलब हम कहाँ से शुरू किए थे। ठीक है, तो पिक्चर आपको समझ में आ रही है। जैसे चंदेल वंश में हम थे, तो चंदेल वंश जो है इनके संस्थापक नन्नुक थे। ठीक है, और ये कौन सा क्षेत्र था, बुंदेलखंड का जेजा। तो जेजाक भुक्ति क्षेत्र था। इस वंश के पहले महत्वपूर्ण शासक यशोवर्मन थे, ये पहले स्वतंत्र शासक भी थे। इन्होंने चतुर्भुज मंदिर या लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद धंगदेव आते हैं, जिन्होंने प्रयाग में जल समाधि ली थी, और कई सारे मंदिर इन्होंने बनवाए हैं, आगे बात करेंगे। फिर गणदेव आते हैं। इसके बाद विद्याधर सबसे शक्तिशाली शासक थे। महमूद गौरी, गजनबी, गौरी नहीं सॉरी, महमूद गजनबी का सफल प्रतिरोध किया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद अंतिम महत्वपूर्ण शासक के रूप में परमार्दी देव या परिमल देव आएंगे। और परमार्दी देव या परिमल देव के युद्ध होंगे एक पृथ्वीराज चौहान से, बैटल ऑफ महोबा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान 1182-83 में किसको हरा देंगे, परिमल देव या परमार्दी देव को हरा देंगे। इसमें इनके सेनापति या कमांडर इन चीफ आल्हा उदल थे। और इसके बाद में ये कलिंजर शिफ्ट हो जाएंगे, तो कलिंजर में भी इनके ऊपर हमला हो जाएगा। तो कौन करेंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक करेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक इन्हें हराकर एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से अब किसकी सत्ता हाथ में आ गई है, दिल्ली सल्तनत के। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इसके बाद में जब पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होगा 1191 में तराइन का, किससे, गौरी से, तो गौरी हार जाएगा। अगले युद्ध में तराइन सेकंड में 92 और सेकंड, तो 1192 में तराइन सेकंड में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को जयचंद के सपोर्ट से पराजित कर देता है। और इसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी जयचंद को भी हरा देता है। और उसके बाद गौरी की डेथ हो जाती है। और गौरी की डेथ के बाद में इनका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। और याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो की, लेकिन इसने राजधानी क्या बनाई थी, तो इसकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। ये कभी भी दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित नहीं कर सका। और बहुत छोटा सा टेन्योर था इसका शासक के रूप में, 1206 से 1210 के बीच में। और यहाँ से अब दिल्ली सल्तनत जो है वो आगे कंटिन्यू होगी, क्योंकि ये पहला वंश कौन सा स्थापित हो गया, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, क्लियर है ये आपको। इससे पहले ये क्या कर रहा है, तो 1202-3 में ये किसको हरा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक परमार्दी देव को हरा रहा है। और 1206 में जाके दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर रहा है। बेसिकली हुआ ये था कि गौरी के बेटा अलग अलग दास थे। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कौन थे, और नासिरुद्दीन कोवाचा, और कोई है, एक और कौन है, देखो गौरी जब मारा जाता है ना बेटा, तो ये जो गौरी है ना, ठीक है, चार दास, ठीक, एक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, एक कौन है, नासिरुद्दीन कोवाचा, एक कौन है, ताजुद्दीन यल्दोज।
और और एक कौन है? हाँ, अच्छा, खिलजी। ठीक है, तो ये चार दास थे, ऐबक, कुवाचा, यल्दोज और बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जो कहाँ आक्रमण करेगा? नालंदा और विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय या नष्ट कर देगा। कौन? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने डिस्ट्रॉय किया? बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। ताजुद्दीन यल्दोज जो है, इनके साथ युगा बेटा तराइन थर्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और तराइन थर्ड जो है, ना पृथ्वीराज चौहान ना गौरी किसी से संबंधित नहीं है। तो 1215 में तराइन थर्ड जो है वो किससे होता है? इल्तुत, ठीक है, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दोज के बीच में होता है, जिसमें ऐसे याद रखना, इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दोज को ताता कर दी। तो तराइन के तीसरे युद्ध में, ये आपके मेंस में भी पूछा गया है बेटा, तो तराइन थर्ड कब होता है? 1215 में होता है। इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दोज के बीच में होता है, जिसमें इल्तुतमिश जो है वो ताजुद्दीन यल्दोज को ताता कर देते हैं। इसके अलावा एक दास नासिरुद्दीन का बादशाह था और एक था ऐबक। ऐबक के ही बेसिकली बेटा दामाद और दास, स्लेव कौन थे? इल्तुतमिश थे। और इल्तुतमिश की ही शादी होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से। ठीक है, तो ये है पूरी पिक्चर। और यही इल्तुतमिश है जो कहाँ पे आक्रमण करता है? ठीक है, तो महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर को लूटने वाला लुटेरा यही इल्तुतमिश था। और इसी को क्या कहा जाता है? गुलाम का गुलाम। तो स्लेव ऑफ स्लेव के रूप में कौन जाने जाते हैं? इल्तुतमिश जाने जाते हैं। तो पिक्चर देखो, आप समझना क्या हो रहा है। महमूद गजनबी और विद्याधर का युद्ध हुआ, जिसमें विद्याधर जैसे तैसे करके हारे नहीं। इसके बाद महमूद गजनबी चला गया। गजनबी के बाद किसका आक्रमण होगा भारत पर? गौरी का। अब एक तरफ गौरी भारत पर आक्रमण कर रहे हैं और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान और किनके बीच युद्ध हुआ? देखो यहाँ कनेक्ट करो आप लोग, कोई जल्दी नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान जो हैं किसके समकालीन है? परमार्दी देव के। तो पृथ्वीराज चौहान और महोबा के शासक, या आप कहें तो बुंदेलखंड के या जिजाक भुक्ति के जो शासक थे उस समय, परमार्दी देव के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अलाउदल इनके सेनापति थे। और फाइनली पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीत जाते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान वापस अजमेर लौट जाते हैं। अब इनका क्षेत्र इनने ऑक्युपाई कर लिया। इसके बाद इनका आगे चल के क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान का किससे? मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा है। मोहम्मद गौरी ने पहली बार जो आक्रमण किया था वो किस क्षेत्र पर किया था भारत में? बताइए। सॉरी, नहीं। लाइव में कोई बताना चाहेगा? सॉरी, मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था भारत में वो कहाँ पर था? तो मुल्तान पर था। ठीक है, पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है। तो मुल्तान पर इसने पहली बार आक्रमण किया था 1175 में। इसके बाद 1191 में तराइन के युद्ध में किसने इसे हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। फिर इसने जयचंद का सपोर्ट लिया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया तराइन सेकंड में। इसके बाद जयचंद जो बड़े खुश हो रहे थे, 1194 में इन्हें चंदावर के युद्ध में चंदा दिखा दिया जयचंद को। किसने? गौरी ने। तो ये, और इसके बाद में इसकी डेथ हो जाती है मोहम्मद गौरी की। और इसका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कहाँ पर आक्रमण करता है? तो 1202-3 में कलिंजर पर आक्रमण करेगा। और उसके बाद में 1206 में ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। यही गौरी है ना बेटा जिसने पहली बार ऐबक को क्या दिया था?
इक्ता प्रदान किया था। तो पूछा जाता है कि पहला इक्ता किसे प्रदान किया गया था, तो गौरी के द्वारा ऐबक को इक्ता प्रदान। अब देखो क्या सी अलग अलग विडंबना है। ये जो इल्तुतमिश है ना बेटा, अगर आपसे पूछा जाए इक्ता सिस्टम या इक्ता प्रणाली किसने शुरू की, तो इक्ता ऐसे याद रख लो, इंग्लिश में नहीं हिंदी में। इक्ता प्रणाली शुरू करने वाले ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश, तो इक्ता प्रणाली शुरू करने वाले इल्तुतमिश थे। लेकिन पहला इक्ता किसे मिला था, ठीक है, तो किसने, गौरी ने पहला इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद इल्तुतमिश शासक बन जाएंगे, लंबे समय तक शासन करेंगे और महाकाल मंदिर पर आक्रमण करके इसको लूटेंगे। तो ये मध्य प्रदेश से कनेक्ट हो जाएंगे। आखिरी में जाके आपके कौन, तो हमने पिक्चर कहाँ से बताई आपको, मतलब हम चंदेल वंश से शुरू कर रहे हैं और चंदेल वंश से आके हम कहाँ पहुंच गए, सीधे दिल्ली सल्तनत तक आ रहे हैं। और एक्चुअल में चल भी ऐसे ही रहा है इतिहास। अगर आप देखोगे एक एक करके घटनाएं किस तरीके से घट रही हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी। आप लोग इसका कुछ बनाना चाहेंगे क्या, जो करना है कर लो। हाँ बिल्कुल। हो गया, चलो तो रिव्यू कर लें जरा क्या क्या पढ़ लिया हमने। बताइए जल्दी से। गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक हरिश्चंद्र या नागभट्ट प्रथम वास्तविक संस्थापक, ठीक। पाल वंश गोपाल कहाँ, बंगाल का है। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक, इस वंश के एक महत्वपूर्ण शासक धर्मपाल, कौन क्या स्थापित किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी। देखो सब घटनाएं एक दूसरे से कनेक्ट होती जाएंगी, आप परेशान नहीं हो। एक विश्वविद्यालय हमने नालंदा बताया, तो नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर कौन थे, कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है, और नालंदा को नष्ट किसने किया जाके, बख्तियार खिलजी ने। देखो विक्रमशिला वाले कौन थे, मजेदार बात यह है कि देखो नालंदा में पढ़ने वाला कौन था, हुएन सांग। ठीक है, और हुएन सांग किसके समय का था, हर्षवर्धन के समय का। ठीक है, तो नालंदा को नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने, बनवाया गुप्त शासक कुमार गुप्त ने था। विक्रमशिला को बनवाया था पाल शासक धर्मपाल ने, और नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप अच्छे से रखेंगे। हाँ जी, तो कहाँ पहुंचे, हाँ चलो एक बात कर ली हमने, नागभट्ट प्रथम हो गए वास्तविक संस्थापक। ठीक है, किन किन के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तीनों के संस्थापक बताओ, पाल के, राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग। इसी वंश के एक शासक थे कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने क्या, एलोरा का शिव मंदिर या एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एलोरा मंदिर किस वंश से संबंधित हैं, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। अच्छा, राष्ट्रकूट का जो दंती दुर्ग था ये मध्य प्रदेश से किसी रूप में संबंधित है, बहुत बढ़िया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है बेटा। ये हिरण्य गर्भ युद्ध। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ किसने करवाया, तो उज्जैन में था। उज्जैन में हिरण्यगर्भ का किसने कराया था, तो दंती दुर्ग ने करवाया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आपको ये ध्यान रखना है, हिरण्य गर्भ। ठीक है, तो दंती दुर्ग हो जाते हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण। फिर इसके बाद में हमने कहा कि गुर्जर प्रतिहार वंश जब नष्ट होगा, तो इसके बाद में इनके जो सामंत और आसपास के जो वंश हैं वो स्थापित हो जाएंगे। तो कौन कौन से वंश, एक चंदेल वंश, तो चंदेल वंश
नन्नुक। एक कलचुरी वंश, कौन? कोकल्ल, त्रिपुरी के कलचुरी महत्वपूर्ण है। और एक वंश परमार वंश, परमार वंश के संस्थापक बोलो, उपेंद्र कृष्ण राज। और इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में राजा भोज, उससे पहले वाकपति मुंज, बीच में कौन थे इनके पिता? सिंधु राज। अब मैंने याद करो कि राजा भोज के कौन से कवि थे जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था? तो याद है आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था टेस्ट में, हमने इसलिए कहा था रिपीट करना, धनपाल। तो धनपाल ने क्या कर लिया था? जैन धर्म जो है वो अपना लिया था। अब याद करो परमार वंश की जानकारी के 3 पुस्तकें जो स्रोत थी वो हमने आपको बताई थी, कौन कौन सी थी? मेरू तुंग की बुक थी प्रबंध चिंतामणि, एक, सॉरी, नवसह सांक चरित। तो पद्मगुप्त की जो बुक थी नवसह सांकचरित, ये डायरेक्ट पूछी गई है कि किसकी बुक है, तो नवसह सांकचरित पद्मगुप्त की। और एक उदयपुर प्रशस्ति, तो उदयपुर प्रशस्ति, नवसह सांकचरित जो पद्मगुप्त की है, और मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। इनसे हमें किसकी जानकारी मिलती है? परमार वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक पठारी भी मिलेगा आपको विदिशा का, तब भी हम आगे आपको बताएंगे। तो आपको परमार वंश से संबंधित 3 महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या है? मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, बोलो जल्दी से। एक क्या? नवशह सांकचरित पद्मगुप्त, और एक उदयपुर प्रशस्ति। ठीक है, ये तीनों ही किस वंश की जानकारी दे रहे हैं? परमार डायनेस्टी की जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो एक जो चारों वंशों का ओवरव्यू था कि कौन सी चीजें हैं, और जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी के आसपास घूमे हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या किसी प्रकार की? ठीक है, तो देखो बेटा, इनका जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, ठीक, वत्सराज का शासन मालवा पर था। ये किससे पता चलता है हमें? जैन ग्रंथ कुबलय माला और हरिवंश पुराण जो है, इससे जानकारी मिलती है। संस्थापक कौन है? नागभट्ट है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर याद हो आदि बराह वाले पे, याद है मिहिर भोज? तो मिहिर भोज की मुद्राओं में उसे आदि वराह कहा गया है। किसको कहा गया है? आदि वराह। और बराह की प्रतिमा कहाँ थी? एक किसमें थी? सागर, एरन में। और उदयपुर की, उदयपुर, उदयगिरी गुफाएं। मिहिर भोज के समय बेटा सुलेमान आया था। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में कि सुलेमान नामक यात्री जो था अरब ट्रेवलर था, तो अरब यात्री सुलेमान किसके समय आया? मिहिर भोज के समय आया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राजाओं के सर्वाधिक संघर्ष राष्ट्रकूटों से हुए। इससे संबंधित जो अभिलेख है मिहिर भोज का, एक ग्वालियर अभिलेख, याद आ रहा है आपको ग्वालियर अभिलेख? और किससे संबंधित था? मिहिरकुल, याद आ रहा है? मिहिरकुल। ठीक है, और दूसरा है सागर ताल अभिलेख। और गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद बेटा मध्य प्रदेश में क्या होता है? कलचुरी, परमार और चंदेल शासक जो हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो गुर्जर प्रतिहार वंश में बहुत सारे शासक हैं। देखो, अभी आ गया पहला शासक हरिश्चंद्र, वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम। इसके बाद कुकुस्त और देवराज, इनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वत्सराज, अभी बताया था वत्सराज कहाँ शासन कर रहे थे? मालवा पर। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय, ठीक है, फिर रामभद्र, फिर मिहिरभोज फर्स्ट, फिर महेंद्रपाल और महिपाल, और महिपाल के बाद में महिपाल सेकंड। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि मिहिरभोज, महेंद्रपाल फर्स्ट, महिपाल फर्स्ट। फिर इनके पिताजी कौन थे? महेंद्रपाल फर्स्ट थे, तो इसके बाद महेंद्रपाल सेकंड, फिर देवपाल, फिर विनायक पाल, फिर महिपाल सेकंड, फिर विजयपाल, फिर राज्यपाल, फिर त्रिलोचन पाल, और अंतिम शासक
यशपाल। अब बताओ आपकी कितनी क्षमता है। ये है एक्चुअल में असली इतिहास। अब मजेदार बात क्या है, इनमें बच्चा उलझ के रह जाता है। जैसे जब भी कोई गुर्जर प्रतिहार वंश को बहुत डिटेल में पढ़ता है ना, तो वो 2-3 दिन लगा देगा गुर्जर प्रतिहार में, और क्वेश्चन आते नहीं है। क्या नहीं आते? क्वेश्चन नहीं आते। अब चूंकि क्या होता है, अब इतने सारे शासकों के नाम पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा तो मन करता ही है कि पढ़ लें भाई थोड़ा थोड़ा। तो बस थोड़ा थोड़ा में ही किस्सा खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ के काम के क्वेश्चन समझ लो। एक तो ये हो गए फाउंडर, ये हो गए रियल फाउंडर। ठीक है, बस इतनी सी याद बात रखनी है आपको। वत्सराज कहाँ पर शासन करते थे? मालवा पर। कुबलय माला इसमें बताया गया है। नागभट्ट सेकंड शक्तिशाली शासक था, इसको आपको ध्यान रखना है, तो मोस्ट पावरफुल रूलर के रूप में। वैसे तो नागभट्ट प्रथम होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली, बट ये भी था। इसके बाद मिहिर भोज को क्या कहा गया? आदि वराह, ये याद रखिएगा। महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल फर्स्ट सिर्फ किस लिए इंपॉर्टेंट है? कि इनके दरबार में थे राजशेखर नामक विद्वान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजशेखर किनके दरबार से संबंधित थे। अब राजशेखर एक तो किनके दरबार से थे, तो महेंद्रपाल और महिपाल के। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजशेखर की रचनाएं। बोलते जाइए, सुन रहे हो। क्या क्या? कर्पूर मंजरी, हाँ। और हाँ, काव्य मीमांसा, बाल रामायण। बाल पक्का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और बता दो, विद साल भंजिका। लास्ट 2 ईयर से बेटा लगातार राजशेखर पे क्वेश्चन आ रहा है। कभी पूछते हैं राजशेखर की रचना कौन सी है, कभी पूछते हैं राजशेखर की रचना कौन नहीं है, कभी पूछते हैं राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे। तो आपको ये याद रखना है। और देखो क्या होता है, विद्यसाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, ये सब राजशेखर की रचनाएं हैं जो महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल फर्स्ट के दरबार से संबंधित हुआ करते थे। ठीक है, जिनमें से डायरेक्ट भी कर्पूर मंजरी पहले पूछी गई है कि कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। एक बार काव्य मीमांसा पूछी गई है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी नहीं है ये पूछी गई है। अच्छा, मजेदार बात ये कि ये शासक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, महिपाल और महेंद्रपाल में से और कुछ मध्य प्रदेश में इनका महत्वपूर्ण है। अच्छा चलो ग्वालियर चलते हैं ना। ग्वालियर में 2 महत्वपूर्ण मंदिर हैं, चलो कौन बताएगा, हम देखते हैं। एक है तेली का मंदिर ग्वालियर में, और एक है सास बहू। बेसिकली नाम तो है सहस्त्र बाहु मंदिर, लेकिन हमारे ग्वालियर वालों ने इसे सास बहू मंदिर बना दिया, तो हम मान लेते हैं। इन दोनों मंदिरों के निर्माणकर्ता कौन है? किसके? मेहर भोज? पक्का? मेहर भोज लेकिन किस वंश के हैं? पक्का? और सास बहू के? ध्यान रखना, महिपाल तो है, लेकिन ये महिपाल ये नहीं है। ये महिपाल कौन सी डायनेस्टी है? ठीक है, कच्छप घात। ठीक है, कछवाहा वंश या कच्छप घात वंश के शासक महिपाल ने कौन सा मंदिर, सास बहू मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण कराया था। और इसके अलावा जो तेली का मंदिर है वो मिहिरभोज का है। मिहिरभोज यही है। ठीक है, तो ये जो मिहिरभोज है तेली का मंदिर, अब देखो उत्तर भारत है ग्वालियर, सब जानते हैं, खूब ठंड पड़ रही है। लेकिन ये तेली का मंदिर
ये द्रविड़ शैली में है, तो द्रविड़ स्टाइल में है। ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर एकमात्र मंदिर है जो उत्तर भारत में होते हुए द्रविड़ स्टाइल में है, तो तेली का मंदिर जो है वो ग्वालियर में है। मिहिर भोज के द्वारा इसे बनवाया गया था। ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो आपको समझ में आई कि महेंद्रपाल और महिपाल के साथ में कौन महत्वपूर्ण है? राजशेखर। ठीक है। इसके बाद ये जो राज्यपाल हैं इनकी हत्या कौन कराएंगे? तो इनकी हत्या कराएंगे विद्याधर। और विद्याधर किन से हत्या कराएंगे? अर्जुन। पक्का? तो अर्जुन जो कच्छप घात वंश के शासक हैं इनसे ये इनकी हत्या करवा देंगे। किसकी? राज्यपाल की। अब देखना कैसे कनेक्ट होगी कहानी। सुन लो आप आराम से, बना लेना, मैं अब नहीं कुछ हटाऊंगा, बस सुन लो पहले तो क्यों कनेक्ट कर पाओगे। राज्यपाल के समय जब किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने। तो राज्यपाल भाग खड़े हुए। अच्छा, राज्यपाल के पीछे कौन खड़े थे? विद्याधर। और बहुत सारे शासक की चिंता मत करो, हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ में। और ये तो हाथ खड़े कर दिए, इनने सरेंडर कर दिया। तो इस बात से विद्याधर बहुत नाराज थे कि हम तुम्हारे चक्कर में लड़ने आए थे और तुम लड़ नहीं रहे हो। तो जब ये भाग गए तो इन पर बहुत गुस्सा आई राज्यपाल पे। किसकी? अच्छा, गवर्नर नहीं है, नहीं तो पता चले राज्यपाल को गवर्नर कर दो इंग्लिश में। राज्यपाल मतलब राज्यपाल ही है। तो इन राज्यपाल के जब ये नहीं झगड़े लड़े तो इनके चलते विद्याधर को नाराजगी थी। तो विद्याधर ने अर्जुन जो थे कच्छप घात शासक, इनसे कहा कि तुम इन्हें मार डालो। किसको? राज्यपाल को। अब इसी बात के चलते राज्यपाल की हत्या कर दी। किसने करवा दी? विद्याधर और अर्जुन देव ने मिलकर कर दी एक तरीके से। कौन नाराज हो जाएगा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बोल रहा है कि जब ये हमारी शरण में आ गया, ये हमसे लड़ना नहीं चाह रहा था, तुमने इसे मार डाला। इसके चलते महमूद गजनवी किससे लड़ने जाएंगे अब? महमूद गजनवी इनसे लड़ने जाएंगे। ठीक है, अब समझ में आई कि महमूद गजनवी, लेकिन इनने फिर चंटता दिखाई। तो ये लड़े नहीं महमूद गजनवी से, लेकिन जैसे तैसे करके संधि कर ली, हारे नहीं। तो इस तरीके से विद्याधर जो है वो पराजित भी नहीं होते हैं और महमूद गजनवी का प्रतिरोध भी कर देते हैं। और फिर इस वंश में अंतिम शासक आएगा यशपाल। और इस तरीके से गुर्जर प्रतिहार का सारा यश समाप्त हो जाएगा। बेटा कर रहे हैं? ठीक है। तो इतनी चीजें हैं जो एग्जाम में आती। कर रहे हैं? सुन लिया है? 2 मिनट रुक जाओ। तो आपको दिमाग में क्या रखना है? सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार का एक कि हरिश्चंद्र संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक के रूप में नागभट्ट प्रथम है। फिर ये क्रम याद रहे कि कुकुस्थ है, देवराज हैं, वत्सराज हैं जो मालवा पे शासन करते थे, नागभट्ट सेकेंड है। ठीक है, रामभद्र हैं, मिहिरभोज फर्स्ट जो आदिवराह का टाइटल लेते हैं। और इन्होंने ग्वालियर में तेली का मंदिर जो है वो बनवाया था। और ये उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद में महेंद्र महिपाल फर्स्ट, इनके दरबार में जो विद्वान है वो राजशेखर हैं, जिनकी रचनाएं विद्यसाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत हैं। तो कभी इनकी रचनाएं, कभी इनकी रचना कौन नहीं है, कर्पूर मंजरी किसकी है, विद्यसाल भंजिका किसकी है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनमें ऑप्शन पता है क्या देते हैं? वही प्रबंध चिंतामणि, थेरावली जो मेरुतुंग की थी। तो ये विद्यसाल भंजिका और थेरावली और ये सब प्रबंध चिंतामणि वो एक दूसरे में, अच्छा सम्रांगण सूत्रधार, तो ये एकदम से मिक्स होती हैं। सम्रांगण सूत्रधार किसकी थी? राजा भोज की। ठीक है। जबकि विद्यसाल भंजिका राजशेखर की है। और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। अब प्रबंध चिंतामणि परमार वंश के बारे में बता रही है, जबकि इन्हीं मेरुतुंग की थेरावली जो है वो गर्दभिल्ल वंश के बारे में बता रही है। ठीक है। और विद्यसाल भंजिका जो है वो किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल, विनायक पाल, महिपाल सेकंड, फिर विजयपाल, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो राज्यपाल आते हैं
राज्यपाल महमूद गजनवी इनके ऊपर आक्रमण करेगा, ये सरेंडर कर देंगे, गुस्से में विद्याधर इनकी हत्या करवा देंगे अर्जुन देव से। और फाइनली महमूद गजनवी और विद्याधर का विवाद उत्पन्न हो जाएगा। महमूद गजनवी, विद्याधर कौन? चंदेल शासक, जिन्होंने कौन सा मंदिर? गंदरिया महादेव मंदिर। इसके बाद त्रिलोचन पाल और अंतिम रूप से यशपाल आएंगे और यशपाल के समय इस वंश का अंत हो जाएगा। ये पूरी कहानी है गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित। अब गुर्जर प्रतिहार जो हैं इनका संघर्ष किन से चल रहा है? शुरू में 3 राजपूत अलग अलग वंश हैं, पाल, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो ये सब झगड़े चलते रहेंगे और इनके झगड़े किसके चलते चल रहे हैं? कन्नौज को चलते इनके झगड़े जो हैं वो चल रहे हैं। एग्जाम में एक्चुअल में इतना ही आता है, पढ़ेंगे हम और गुर्जर प्रतिहारों को, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, हमने एक नहीं आपको 4 वंश बता दिए, और सही बोले तो 6 वंशों की इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली। कौन कौन से? गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चंदेल, परमार और कलचुरी। कलचुरी पे अभी ज्यादा बात नहीं की, कलचुरी को तो अभी बहुत पढ़ना है, बट काफी कुछ जो एग्जाम में आता है जिन पे लगातार क्वेश्चन आए और इंडियन हिस्ट्री और एमपी हिस्ट्री दोनों में, उनको हमने आपको बता दिया। तो इसको पहले अच्छे से ध्यान रखना। और क्रोनोलॉजी में अगर आपको ज्यादा याद ना हो तो हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाद नागभट्ट प्रथम, इतना तो याद रख ही लोगे। फिर ये कुकुस्त, देवराज, वत्सराज, वत्सराज मालवा पे शासन करते थे, फिर नागभट्ट सेकंड, रामभद्र, मिहिरभोज। यहां से थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। मिहिरभोज फर्स्ट, आदि बराह वाले, तेली का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी विद्वान थे। ठीक है, और मिहिरभोज के समय कौन आया था? सुलेमान भाई। तो ये इनसे ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि सुलेमान नामक अरब यात्री जो है वो किसके समय आया था। फिर महेंद्रपाल और महिपाल के समय राजशेखर इनके दरबार में थे। इसके बाद सेकंड महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल, विनायकपाल सेकंड, इसके बाद महिपाल सेकंड, विजयपाल, फिर राज्यपाल। राज्यपाल के समय महमूद गजनवी का आक्रमण और इनकी हत्या विद्याधर के माध्यम से अर्जुन देव के द्वारा की जाती है। और त्रिलोचन पाल और अंतिम शासक यशपाल आपको ध्यान रखने हैं। हाँ, अब बोलो बेटा, लाइव में क्या कह रहे थे आप? तीन बार बता चुके हम, तेली का मंदिर और दास बहू का मंदिर। अरे तो उसके बाद अभी फिर से तो बोला, तेली के मंदिर जो है वो ग्वालियर में है। कोई बात नहीं, तीसरी बार भी पूछ लो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्वालियर में है ये। मिहिरभोज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और द्रविड़ शैली में है, मतलब उत्तर भारत में है ग्वालियर, लेकिन उसके बावजूद ये द्रविड़ शैली में है। उत्तर भारत में तो नागर शैली होनी चाहिए, लेकिन ये द्रविड़ शैली में है तेली का मंदिर। इसके अलावा एक जो सास बहू मंदिर है, ये महिपाल के द्वारा तो है, लेकिन ये महिपाल अभी जब हम आगे पढ़ेंगे कच्छप घात शासक, ठीक है, जिस वंश के ये अर्जुन देव है, तो ये कच्छप घात शासक के द्वारा बनवाया गया था, महिपाल के द्वारा, ना कि गुर्जर प्रतिहार महिपाल के द्वारा। ये गलत होगा क्वेश्चन अगर ये ऑप्शन ऐसी दे दे ना, गुर्जर प्रतिहार महिपाल, महिपाल के आगे गुर्जर प्रतिहार लिख के छोड़ दे ऑप्शन और नन, तो महिपाल देखने के बाद गुर्जर प्रतिहार तो कोई देखेगा ही नहीं और लगाएगा क्या, ये, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रख पाएंगे। समझ में आ रही है बात? पक्का? चलो, 2-4 मिनट और ले ले। हाँ, अब बोलो नितिन। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। हाँ बोलो बोलो, बोलो तो, अब आगे तो बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत के बेटा जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ स्टाइल में बने होते हैं। अभी आप जाके खोल के देखना, देखो कोई चीज, कुछ चीजें आपको कब समझ में आएंगी, क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाएंगे जब नागर, बेसर और द्रविड़ शैली पढ़ाएंगे, तब ये भारत के कला एवं संस्कृति। यहाँ हम द्रविड़ शैली समझाने बैठेंगे तो आपका वैसे ही ये बहुत सारे शासक हैं, तो आप परेशान हो जाओगे। बाकी आपको जैसे थोड़ा आपको खुद से भी समझना है, तो इनके शिखर अलग होते हैं, प्रदक्षिणा पथ अलग होते हैं, अब हम इन सब पे बात, ठीक है, तो उनको अभी अपन आगे चल के जब नागर, बेसर और द्रविड़ के बीच में अंतर बताएंगे हम आपको। इसी तरीके की जो मूर्तियों की स्कल्पचर वाली स्टाइल है, जैसे अमरावती, मथुरा, गांधार शैली, तो इनको जब पढ़ाएंगे तभी ये समझ में आती है। थोड़े फोटोज दिखा देंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि मंदिर किस तरीके के हैं।
ठीक है, क्लियर है आपको? आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये जो नागभट्ट प्रथम जो था ये अरबों का विनाशक था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ अवर अरब के रूप में कौन है, अरबों का विनाशक कौन कहलाता है? तो नागभट्ट प्रथम जो है वो अरबों का विनाशक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ शासक है क्योंकि वास्तविक संस्थापक भी यही है। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे समझिए, राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव है बेटा, ये प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि कौन जीत गया यहाँ पे, राष्ट्रकूट वंश जीता। कौन, ध्रुव। ध्रुव ने किसको हराया, एक प्रतिहार शासक वत्सराज थे, ऊपर देखा आपने। और पाल शासक कौन थे, धर्मपाल ने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वाले, इनको हरा देते हैं। ठीक है, और बड़ौदा अभिलेख से स्पष्ट है कि वत्सराज द्वारा पाल राज्य पर विजय प्राप्त की थी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वत्सराज पाल को हरा रहे हैं, फिर इन दोनों को मिलकर कौन हरा दे रहा है, ध्रुव हरा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे नागभट्ट प्रथम के बाद मैंने ऊपर भी आपको बताया कि कुकोस्त बने, फिर देवराज बने, अब देवराज के बाद वत्सराज बने। तो ये इनका क्रम था। इस क्रम से नॉर्मली क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं, तो आपको क्रम, हाँ क्रम में जैसे नेट वगैरह में बन जाते हैं क्वेश्चन, तो वहां ध्यान रखिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में कभी कभार ही आते हैं। एक बार दिमाग रखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ हरिश्चंद्र है, नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट प्रथम अरबों का विनाशक है, और इसके बाद कौन बैठा, तो कुकुस्थ बैठे, फिर इसके बाद देवराज, और उसके बाद देवराज का बेटा वत्सराज, ये शासक बन जाता है। और याद रखिएगा कि यही वत्सराज है जिसका शासन कहाँ था, कुबलय माला हरिवंश पुराण के अनुसार किस पर था, मालवा पर था। ठीक है, और नागभट्ट प्रथम का प्रपौत्र और देवराज का उत्तराधिकारी वत्सराज को अग्रगण्य भी कहा जाता है। अब इनका युद्ध किससे होगा, एक तो पाल शासक से होगा, धर्मपाल से, तो ये जीत जाएंगे। लेकिन जब ये किससे लड़ेंगे, ध्रुव से, तो ध्रुव जो कि राष्ट्रकूट शासक है इन्हें पराजित कर देगा। ठीक है, वत्सराज जैन धर्म से प्रभावित था और इसी के समय हरिवंश पुराण की रचना की गई है। इसी वत्सराज का जो बेटा था वो कौन था, नागभट्ट सेकंड जो है वो शासक बना। अब कितने शासक आपने सुन लिए, हरिश्चंद्र, करो रिपीट, नागभट्ट प्रथम, सीधे कोकुस्त, देवराज, फिर उसके बाद वत्सराज, और वत्सराज के बाद नागभट्ट सेकंड। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट सेकंड का बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। मतलब इन्हें तो इतना महान बता दिया गया, सुनना अच्छे से, ये याद याद नहीं रखना है। आंध्र सिंधु, आंध्र राज्य, सिंधु, विदर्भ, कलिंग के नरेश जो थे पतंगों की तरह उनकी तरफ खिंचे चले आए। पतंगे होते हैं ना, फूल की तरफ चले आते हैं। उसने अनर्त यानी उत्तरी काठियावाड़, मालवा, किरात यानी हिमाचल का भाग, तुरुस्क यानी पश्चिम भारत के मुस्लिम राज्य, और वत्स यानी कौशाम्बी और मत्स्य यानी कि पूर्वी राजस्थान पर बलात् अधिकार कर लिया। अब इतनी बड़ाई कर दी, 1 मिनट बाद हार जाएंगे ये। परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज, किसके टाइटल लिए इसने, नागभट्ट सेकंड ने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज का टाइटल लिया, कन्नौज में धारण की इसने उपाधि, और जैसे ही राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय 9वीं शताब्दी में इन पर आक्रमण करेंगे और इन्हें अपने अधीन कर लिया। अभी ऊपर बहुत बड़ाई हो रही थी इनकी ग्वालियर अभिलेख में, तो कुछ नहीं है, बेमतलब की बात है। इसके बाद गुर्जर प्रतिहारों के अधीन ग्वालियर और कलिंजर के क्षेत्र बने रहे। जो पठारी अभिलेख हमने कहा था ना विदिशा में, से स्पष्ट होता है कि गोविंद थर्ड ने प्रतिहार नरेश नागभट्ट सेकंड से मालवा प्रदेश की रक्षा हेतु स्वयं के सामंत कर्कराज को पठारी क्षेत्र में नियुक्त किया था, और प्रतिहार वंश का साम्राज्य मूलतः अवंती यानी कि मालवा क्षेत्र में हुआ करता था। ये कोई नहीं पूछ रहा आपसे। एक आपको बस जैसे क्या याद रखना है, याद करो, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किसको हराया था, वत्सराज और धर्मपाल को। ठीक है, और यहाँ पर फिर से राष्ट्रकूट शासक कौन हरा रहे हैं, गोविंद तृतीय, किसको हरा रहे हैं, नागभट्ट सेकंड को। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब जैसे प्रबंध कोश के अनुसार
नागभट्ट द्वितीय द्वारा कन्नौज से राजधानी गोपागिरी यानी ग्वालियर स्थानांतरित की गई थी। तो ग्वालियर, अब देखो फिर से आ गया अब ग्वालियर अभिलेख। अब ग्वालियर अभिलेख किस किस से संबंधित हो गया, याद करो। औलिकर वंश के शासक थे, यशोधर्मा से था नहीं, याद रखना। उनने किसको हराया था, मेहर कुल को। तो मेहर कुल से ग्वालियर अभिलेख संबंधित था एक। दूसरा मेहर भोज से था, आदि बरा वाले। और तीसरा नागभट्ट सेकंड, कि नागभट्ट सेकंड जो है इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से, कन्नौज से गोपागिरी यानी कि ग्वालियर जो है वो स्थानांतरित की थी। और इन्हें जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है प्रबंध कोश। नागभट्ट द्वितीय के सामंत जो कक्क और बाहुक धवल थे, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने जैन धर्मानुयायी था और नागभट्ट द्वितीय जैन धर्म में दीक्षित उसके मित्र व तत्कालीन बप्पी भट्ट द्वारा किया गया था। तो ये बेसिकली प्रतिहार शासक जैन धर्म को अपना रहा है नागभट्ट सेकंड। और प्रतिहार जो शासक थे मिहिर भोज, वो वैष्णव धर्मावलंबी थे और वत्सराज जो थे वो शैव धर्म के थे। अब क्रम बताओ, इनके क्रम क्या थे आपस में, जल्दी जल्दी। वत्सराज, मिहिर भोज और नागभट्ट सेकंड, कहाँ क्या पिक्चर है शुरू से। सबसे पहले हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाद नागभट्ट फर्स्ट, अरबों का विनाशक। हाँ, फिर कुकुस्थ, फिर देवराज, फिर देवराज का बेटा वत्सराज, इसका शासन मालवा पे था। कुबलय माला और हरिवंश पुराण बता रहा है। फिर इसके बाद नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड की ग्वालियर अभिलेख में बहुत प्रशंसा की गई और उसके बाद इन्हें किसने हरा दिया, गोविंद तृतीय ने हरा दिया। फिर इसके बाद मेहर भोज, ठीक है, तो समझ में आ रही। अब देखो नागभट्ट सेकंड जो है वो किस धर्म को अपना रहा है, जैन धर्म को। मिहिर भोज आदि वराह का अवतार लिया तो निश्चित रूप से वैष्णव धर्मावलंबी होंगे। और वत्सराज जो था वो शैव। क्रम क्या है इन तीनों में, वत्सराज पहले आएंगे, फिर वत्सराज के बाद नागभट्ट सेकंड, फिर इसके बाद, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि इनके अलग अलग धर्म जो है वो अपनाए जा रहे हैं। दौलतपुर अभिलेख में मेहर भोज को प्रभास और ग्वालियर के चतुर्भुज अभिलेख और कुछ मुद्राओं में इसे आदि वराह कहा गया है। सागर ताल में मेहर आदि उपाधियों से मंडित किया गया है। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ये वैष्णव धर्मावलंबी था, तो वैष्णव धर्म को मानने वाला था। और इसी के समय अरेबियन ट्रेवलर कौन था आपका, सुलेमान जो है वो भारत आया। वह अरबों का घोर शत्रु है, ठीक है। और मेहर भोज के ग्वालियर और सागरताल अभिलेखों में व्यापार और प्रशासन की जानकारी जो है वो मिलती है, ठीक है। और मेहर भोज के पौत्र यानी बेटे के बेटे महिपाल के समय राष्ट्रकूट साजा इंद्र तृतीय ने, ठीक है, 915-18 में आक्रमण किया और महिपाल को पराजित कर दिया। अब तीसरी बार राष्ट्रकूट शासक इन्हें हरा रहे हैं। पहली बार किसने हराया था, एक किसका पढ़ा आपने, ध्रुव ने। ध्रुव ने किसको हराया था, धर्मपाल पाल के और वत्सराज को। फिर इसके बाद गोविंद तृतीय ने किसको, नागभट्ट सेकंड को। और यहाँ पर कौन हरा रहा है, महिपाल को इंद्र तृतीय। वहां गोविंद तृतीय, यहाँ इंद्र तृतीय। परंतु इंद्र तृतीय के वापस लौटने के उपरांत महिपाल ने अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस से स्थापित कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब चंदेल वंश के शासक धंग के खजुराहो अभिलेख के अनुसार चंदेल सामंत हर्ष द्वारा क्षितिपाल देव यानी कि महिपाल को पुनः कन्नौज का राज सिंहासन पर आसीन किया गया था। किसने करवाया था, तो हर्ष जो थे चंदेल शासक, इन्होंने महिपाल को दोबारा से कन्नौज की सत्ता दिलाने में महत्ता स्थापित कराई थी। यानी आपको समझ में आया कि चंदेल वंश के सामंत जो है, चंदेल वंश जो है वो किनका सामंत है, गुर्जर प्रतिहारों के फ्यूडेटरीज या सामंत हैं ये। और जिनने हर्ष ने इन्हें सत्ता दिलवाई। और एक कहला अभिलेख है जिसमें महिपाल के कलचुरी सामंत भामंत द्वारा धारा नगरी जीतकर प्रतिहार शासक महिपाल को सौंपी गई। अब दूसरे कौन, कलचुरी भी इनके फ्यूडेटरीज हैं। तो कलचुरी शासक कौन है यहाँ पर, शासक नहीं बेसिकली सामंत, इनके फ्यूडेटरीज कौन है, भामंत। तो भामंत ने इन्हें कौन सा क्षेत्र दिया जीत के, धारा नगरी। इसी तरीके से महिपाल प्रथम के शासनकाल में इंद्र प्रथम
द्वारा उज्जैन को ध्वस्त किया गया था और प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम को विनायक पाल, क्षितिपाल और हरेमपाल कहा गया है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपके महिपाल हैं, महिपाल को किसने हराया था अभी? इंद्र तृतीय ने। बहुत ज्यादा हो रहा है, अरे बोलो तो कुछ। हाँ लग रहा है शकल से। बस 2 मिनट, अब ब्रेक नहीं लेना, ठीक है? अगर समझना है या बोलो तो मैं यहीं छोड़ दूं। क्या करना है, पक्का बताना है? अच्छा ठीक है, धमका रहे हैं हम आपको। गुर्जर प्रतिहार, बोलो कौन थे? कौन थे? अरे ठीक है, ये तो होगा संस्थापक फाउंडर। फिर इसके बाद ठीक है रियल फाउंडर। इसके बाद कुकुस्त और देवराज, इनको गोली मारो। तो कुकुस्त के और देवराज, देवराज के बाद वत्सराज, यही था। ठीक है, अब वत्सराज का शासन कहाँ? मालवा रीजन पर। अब वत्सराज को कौन पराजित कर रहा है? देखो एक तरफ कौन है? धर्मपाल है, हाँ ना, कुछ तो बोलो। और राष्ट्रकूट कौन है? ध्रुव। तो ध्रुव जीत गए, धर्मपाल और वत्सराज जो है वो हार गए। ये आपको ध्यान रखना है। फिर वत्सराज के बाद कौन? बोलो। नागभट्ट सेकंड। ठीक है, अब नागभट्ट सेकंड की प्रशंसा तो भारी की जा रही है, परमेश्वर और परम भट्टारक, महाराजा धीराज। ठीक है, पतंगों की तरह खिंचे चले आए राजा। अब देखो पतंगे की वाट लगाएगा तो कौन आएंगे अब? गोविंद थर्ड जीतेंगे। किसको हराएंगे? नागभट्ट सेकंड। हाँ, अच्छा आप लिखते हैं जिससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो। राष्ट्रकूट, अच्छा यहाँ तो लिखा ही है राष्ट्रकूट। ठीक है, अब इसके बाद कौन आया? मिहिर भोज। तो मिहिर भोज के समय क्या महत्वपूर्ण? एक तो ये वैष्णव धर्मावलंबी, एक दूसरा क्या टाइटल? आदि वराह का टाइटल। इसके समय कौन आया? सुलेमान आया। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख इससे संबंधित, सागर ताल अभिलेख इससे संबंधित। ठीक है, क्या? तेली का मंदिर, पक्का इसी का है ना? ठीक, तो तेली। ठीक, इसके बाद कौन आएंगे? महेंद्रपाल फर्स्ट। और महेंद्रपाल फर्स्ट के बाद, अब हम यही लिख रहे हैं क्योंकि हमें कनेक्ट यहीं से कराना है। तो महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल के बाद महिपाल फर्स्ट। अब महिपाल फर्स्ट के समय फिर से आक्रमण होगा, कौन करेगा राष्ट्रकूट? तो इंद्र थर्ड। तो इंद्र थर्ड जो राष्ट्रकूट था ये जीत गया और महिपाल जो है वो हार गए। लेकिन इसके बावजूद इनका पूरा शासन जो है वो छीन नहीं पाया, ये अवंती वगैरह मालवा और ये क्षेत्र इनसे नहीं छीना। फिर क्या होता है इन्हीं महिपाल के समय, किनके समय? अब हम एक चंदेल और एक कलचुरी। अब देखिए चंदेल भी इनके सामंत। तो चंदेल सामंत कौन था? हर्ष। हर्ष ने क्या दिलवाया था? कन्नौज जितवाया, तो कन्नौज के अधिपति बना दिया इन्हें फिर से। और कलचुरी शासकों ने इन्हें कौन सी नगरी? धारा नगरी। कौन था कलचुरी? भामंत। तो ये बेसिकली ये भी सामंत या फ्यूडेटरीज था इनका, किनका?
गुर्जर प्रतिहार महिपाल का, तो महिपाल फर्स्ट का जो सामंत था एक चंदेल सामंत, तो इन्होंने हर्ष ने इन्हें कन्नौज फिर से जितवा दिया। इसके अलावा जो कलचुरी सामंत, अच्छा मजेदार बात यह है कि इंडियन हिस्ट्री और एमपी हिस्ट्री को जब कनेक्ट कर पाओगे तो आपको समझ में आएगी। मैक्सिमम किताबों में या तो ये दिया है, अच्छा इन एमपी हिस्ट्री आएगी तो ये दिया है, और एक दूसरे से कनेक्टिविटी उस तरीके से थोड़ी सी मिलती नहीं है आपको एकदम से पढ़ने में। तो आपको ये ध्यान, अगर आपने ये कनेक्ट कर लिया तो याद रहने वाला है, नहीं तो ना सामंत ना भामंत, और काय के सामंत और काय के भामंत, वैसी कहानी है। तो इन भामंत ने इन्हें धारानगरी जिता दी, समझ में आ रही। तो ये कलचुरी है, यानी कलचुरी भी कहीं ना कहीं इनके अधीन थे, यानी चंदेल भी, चंदेल सामंत कौन थे, हर्ष। अब देखो हर्ष है, ये हर्षवर्धन नहीं है, कौन है ये, हर्ष, और हर्ष कौन है, चंदेल है। तो इस तरीके से इनको फिर से ये सत्ता मिल गई। अब वापस आ जाओ यहाँ, तो क्या हो रहा है बेसिकली, धारानगरी जीते महिपाल साहब को दे दी। फिर महिपाल के शासन काल में इंद्र प्रथम द्वारा उज्जैन को ध्वस्त किया गया। प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम को विनायक पाल, क्षितिपाल और हरेम्बपाल कहा गया है। इन सबसे आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि नाम वैसे ही बहुत हो गए। इसके बाद अल मसूदी जो महिपाल के समय भारत आया था, इस पुस्तक मुरुजुज जवाब में गुर्जर प्रतिहार राजा को अल जुज्र, ठीक है, मिहिर भोज को बऊर और इंद्र तृतीय को बलहर कहा गया। अब पता है ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में कि अल जुज्र किसे कहा गया है। ठीक है, तो किसने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा, तो याद रखिएगा, तो राजा को अलजुज्र, मिहिर भोज को बऊर और इंद्र तृतीय को बलहर कहा। तो अल मसूदी किसके शासनकाल में आया, महिपाल के शासनकाल में। महिपाल को किसने हराया था, इंद्र तृतीय ने। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, नागभट्ट द्वितीय को कौन हरा रहा था, गोविंद तृतीय। ठीक है, जबकि वत्सराज को कौन हरा रहा था, ध्रुव। तो वत्स को ध्रुव ने, नागभट्ट सेकंड को गोविंद तृतीय ने, पक्का। और इसके बाद महिपाल को इंद्र तृतीय ने। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। और इसी महिपाल फर्स्ट के समय कौन था, अल मसूदी। जबकि सुलेमान भाई किसके समय आए थे, मिहिर भोज के समय। ठीक है, और सुलेमान जो थे वो, अब क्या हो रहा है, तो ये जो अल मसूदी है इसने गुर्जर प्रतिहारों को अल जुज्र कहा है। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों को, कौन सी पुस्तक है इसकी, मुरुजुज जहाब, खतरनाक नाम है। मुरुजुज जहाब में गुर्जर प्रतिहारों को किसने कहा, अल जुज्र। तो मिहिर, याद रखिएगा, फिर मिहिर भोज को बऊर और इंद्र तृतीय को बलहर कहा। और महिपाल फर्स्ट को महाराजा धीराज और रघुकुल मुक्तामणि किसने कहा, तो याद करो हमने शुरू में ही बताया था कि राजशेखर इनके दरबार से संबंधित थे। तो दो तो महत्वपूर्ण यात्री आ गए, एक सुलेमान अरब यात्री, किसके समय, मिहिर भोज के समय। जबकि अल मसूदी जो थे वो किसके समय आए थे, महिपाल फर्स्ट के समय। और कुर्रा अभिलेख द्वारा स्पष्ट होता है कि यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। उनका यश समाप्त और प्रतिहार वंश के पतन के बाद मध्य प्रदेश में 3 सामंतों ने क्रमशः त्रिपुरी के, कलचुरी, मालवा के और बुंदेलखंड में चंदेलों ने स्वयं को क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था। ठीक है, अब इसी बीच में एक कहानी मैंने आपको जयपाल की क्या बताई थी, राज्यपाल, जयपाल को गोली मारो नहीं तो और कंफ्यूज जाओगे। राज्यपाल, राज्यपाल की कहानी क्या बताई थी कि किसने आक्रमण किया इनके ऊपर, महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी से ये डर गए और इसके बाद विद्याधर ने किससे, अर्जुन देव से इसकी हत्या करवा दी। और फाइनली अंतिम रूप से यशपाल जो है इस वंश के अंतिम शासक होंगे और इनके समय ये वंश समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद इनके जो सामंत थे, स्पेशली कौन, त्रिपुरी के कलचुरी। अब कौन था जिसने महिपाल को सत्ता दिलाई थी धारानगरी, भामंत। और एक चंदेल शासक को, चंदेल सामंत कौन था, हर्ष, जिन्हें क्या दिलवाया था, बड़े हर्ष की बात है, कन्नौज फिर से प्राप्त हुआ। ठीक है, और याद रखिएगा, तो इस तरीके से ये पूरी कहानी आपकी किससे संबंधित है,
गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। और इसके बाद आपकी जो पिक्चर शुरू होगी, एक कलचुरी आएंगे, फिर चंदेल आएंगे और फिर परमार वंश। अब कलचुरी में जैसे हमने आपको बताया था कि इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, कोकल है। देखो अब समझना, महिष्मती शाखा है, इसकी संस्थापक कृष्णराज है। त्रिपुरी शाखा के संस्थापक बामराज है, जबकि इस त्रिपुरी के वास्तविक संस्थापक कोकल है। और एक है रतनपुर शाखा। लेकिन जब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के संस्थापक कौन थे, तो आपको क्या करना है, आंसर कोकल करना है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनकी महिष्मती शाखा के संस्थापक कृष्णराज, त्रिपुरी शाखा के वामराज, लेकिन त्रिपुरी के वास्तविक संस्थापक कोकल। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? बहुत ज्यादा हो गया। इतिहास आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? कल एक बार रिपीट कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो ले लेना, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना। देखो एक्चुअल में ये वाला जो है ना त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें शासक बहुत ज्यादा आते हैं और ये एक दूसरे में ओवरलैप होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके काम के गुर्जर प्रतिहार हैं, आपके काम के बहुत ज्यादा राष्ट्रकूट नहीं है। ठीक है, इवन आपके काम के बहुत ज्यादा पाल भी नहीं। और इंडिया की हिस्ट्री में भी पाल और राष्ट्रकूट से बहुत ज्यादा काम नहीं है। तो इंडिया हिस्ट्री में आपको पाल से सिर्फ ये कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल, बंगाल के शासक थे ये। और इनमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या कि धर्मपाल ने कौन सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और धर्मपाल को किसने हरा दिया? ध्रुव ने। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार शासक को किसने हराया था? ध्रुव ने। किसको हराया था? वत्सराज को। तो ये कहानी याद रखनी है। फिर इसी तरीके से एक गोविंद तृतीय थे, तो गोविंद तृतीय ने किस किस को पराजित किया? नागभट्ट सेकंड को। फिर इंद्र तृतीय ने किसको किया? बोलो जल्दी से, महिपाल को। अब महिपाल को वापस से सत्ता में कौन लेके आया? ठीक है, तो हर्ष। हर्ष कौन थे? चंदेल शासक, जिन्होंने कन्नौज को वापस दिलवाया। धारा नगरी को किसने जीता? तो भामंत ने जीता, जो कि कौन थे? कलचुरी सामंत थे। तो इनको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और बाद में इनके अंतिम शासक कौन? यशपाल। यशपाल के समय इनका सारा यश समाप्त। और उससे पहले क्या होगा? गवर्नर गई है राज्यपाल। राज्यपाल को कौन, किसके समय? विद्याधर के समय ये बेचारे हार के डर जाते हैं, और विद्याधर इनकी हत्या करवा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बस दो बातें जो आपको याद रखनी है। अद्भुति किनके समय? महिपाल के समय। ठीक है, और महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के समय राजकवि राजशेखर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसी तरीके से मिहिर भोज के समय कौन आया था? सुलेमान। तो अल मसूदी और सुलेमान को ओवरलैप मत करना। और अल मसूदी ने ही गुर्जर प्रतिहारों को अल जुज्र कहा है। मिहिर भोज को बऊर और इंद्र तृतीय को बलहर कहा है। ये थोड़े से रटने वाले पॉइंट्स हैं, बट चूंकि यहाँ से अल जुज्र से पूछा गया है तो एक आध बार वो आगे ना बढ़ जाए, तो इस स्थिति में आपको इससे तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये उम्मीद है कि इनको इसके साथ कनेक्ट कर लोगे। अब जैसे ये महिपाल थे, तो महिपाल के समय कौन आया था? अल मसूदी। और क्या कह रहा है ये महिपाल को? किसको कह रहा है? महिपाल को नहीं कह रहा है, ध्यान रखना है। किसको कह रहा है? मिहिर भोज को। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और यहाँ मिहिर भोज के समय कौन आ रहे थे अरब यात्री? सुलेमान। तो इनको थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि ये कनेक्ट हो जाए। अगर ये आपका चार्ट कनेक्ट होगा तो आपको याद रहेंगी चीजें। क्या यहाँ क्या बताया? वत्सराज मालवा पे शासन करते थे, धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इन दोनों को हरा दिया था। ऐसे नागभट्ट सेकंड को गोविंद तृतीय ने हरा दिया था। और मिहिर भोज को किसने हरा दिया था? अच्छा, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, मिहिर भोज वैष्णव धर्मावलंबी है, नागभट्ट सेकंड कैसे है? जैन है। और वत्सराज कैसे थे? वत्स शैव। ठीक, इसको थोड़ा सा आप लोग फोटो डायग्राम जो कुछ करना है उसको कर लो। कल मैं आपसे राष्ट्रकूट, चंदेल, परमार जितना बताया सब पूछूंगा, इसलिए बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। वो दिखने में कम है, आज हुआ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग कहाँ कहाँ तक नहीं गए। तराइन तक भी गए, ठीक है ना, तुगलक, तुगलक नहीं सॉरी, ऐबक तक भी गए। तो उनको भी याद रखना। इल्तुतमिश पे भी गए हैं, तो काफी सारी चीजें आपकी कनेक्ट हो जाएंगी अगर ढंग से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो।
योगी बंद कर दो रिकॉर्डिंग। योगी बंद कर देना। लाइव में किसी को कुछ पूछना।